हेलो एवरीवन। उम्मीद आप ठीक होंगे। तो बेटा पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस करा था कि किस तरीके से अभिक्रिया का वेग ताप के बढ़ाने से बढ़ता है। इसके दो मेथड पढ़े थे हमने। एक अप्रोक्स मेथड में हमने कहा था, जिसे हम ताप गुणांक के टर्म्स में याद करते हैं। हमने कहा था अगर हम किसी अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें तो अभिक्रिया का वेग लगभग 2 गुना बढ़ जाता है। क्लियर बात। फिर हमने बेटा कोलिजन थ्योरी पढ़ी, अप्रोक्स मेथड पढ़ा, सॉरी एग्जैक्ट मेथड पढ़ा। उसमें हमने देखा कि जो अभिक्रिया का वेग है वो किन किन फैक्टरों पर डिपेंड करता है। पहले हमने कहा कि जो अभिक्रिया का वेग है वो संघट आवृत्ति पर डिपेंड करता है, जिसे Z से डिनोट करा हमने कि भाई जितने ज्यादा एक सेकंड में मॉलिक्यूल आपस में टकरा जाएंगे तो उनकी टक्करों की संख्या जितनी ज्यादा होगी वेग अभिक्रिया का उतना ज्यादा होगा। फिर हमने देखा भाई केवल अभिक्रिया का जो वेग है वो टक्करों की संख्या पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि एक उनके पास मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी होनी चाहिए, आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए जो अभिकारक को उत्पाद में कन्वर्ट कर सके, जिसे हमने दहली ऊर्जा का नाम दिया। तो हमने कहा भाई अभिकारकों के अणुओं के पास दहली ऊर्जा होनी चाहिए। और जब हमने दहली ऊर्जा निकाली तो ये कितने ऐसे मॉलिक्यूल थे जिनके पास दहली ऊर्जा थी, कितने ऐसे मॉलिक्यूल थे जिनके जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पा रहे थे। तो फिर हमने निकाला इसको किसके थ्रू, बोल्ट्जमैन मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के थ्रू। तो हमने देखा इसका रिलेशन निकल के आया था e⁻⁻⁻ इतने मॉलिक्यूल्स ऐसे थे जिनके पास हमारे पास क्या थी बेटा, दहली ऊर्जा थी। क्लियर है बात। अच्छा, फिर हमने कहा केवल दो ही फैक्टर से ही अभिक्रिया का रेट डिफाइन नहीं होता, एक और फैक्टर काम में आता है जिसे हम बोलते हैं ओरिएंटेशन, अभिविन्यास। तो हमने देखा भाई अगर मॉलिक्यूल जब टकरा रहे हैं, अगर उनका ओरिएंटेशन बिल्कुल सटीक है, अगर वो सीधा एक दूसरे से कांटेक्ट में जा रहे हैं तो फिर प्रोडक्शन होगा, अगर नहीं जा रहे तो नहीं प्रोडक्शन होगा। इसे बोलते हैं, हमने इसे पी फैक्टर से डिनोट करते हैं, जैसे हमने कहा था प्रायिकता गुणांक या फिर त्रिविम गुणांक या त्रिविम कारक। क्लियर है बात। तो हमने एक इक्वेशन निकाली थी बेटा, आपको याद होगी। वो इक्वेशन क्या थी, हमने कहा था जो रेट कांस्टेंट है के, ध्यान से देख लेना बेटा, वो बराबर होता है पी जेड ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी के। और फिर हमने कहा ये जो पी जेड है इसी को हमने ए कहा बेटा, ए ई की पावर माइनस के ई ए अपॉन आर टी, जिसे हमने आर्हेनियस समीकरण कहा। तो ये पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था किस तरीके से आर्हेनियस समीकरण हमारे पास आई। ये लेक्चर अच्छे से डिस्कस कर लिया था हमने। पी जेड को कहा बेटा प्री एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कि चरघातांकी से पहले है ना, चरघातांकी से पहले, तो पूर्व चरघातांकी गुणांक का हमने इसको पी जेड को। इसे भी हम ए को भी यहाँ पर क्या बोलने वाले, पूर्व चरघातांकी गुणांक ही कहने वाले। आपको शायद बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हमने पिछले लेक्चर में चीजों को डिस्कस करा था। आर्हेनियस समीकरण हमने देख ली थी कि पिछले लेक्चर में कैसे ड्राइव हुई थी। अब आर्हेनियस को हम आगे पढ़ते हैं कि अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि आर्हेनियस समीकरण क्या है तो उसको हम अब पढ़ने वाले हैं साथ में। आर्हेनियस के ऊपर बेटा आंकिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, चाहे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। और अगर कॉम्पिटिशन की बात की जाए तो नीट के अंदर जितने भी इस टॉपिक के ऊपर आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के ऊपर या फिर एक्टिवेशन एनर्जी या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी कि जो पिछले लेक्चर हमने डिस्कस करा है कोलिजन थ्योरी, और जो आज का लेक्चर हम डिस्कस करेंगे, खैर आज का लेक्चर तो उसी का एक भाग है। तो जितने भी नीट के अंदर बेटा क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सबको हम इस लेक्चर में कवर करने वाले। तो बेटा आपको बहुत मजा आने वाला है इस लेक्चर को देखते हुए, अगर आपने दोनों लेक्चर अच्छे से पढ़े होंगे तो कॉपी उठा लीजिए और स्टार्ट करिए बेटा, और हेडिंग लगाइए आर्हेनियस समीकरण। तो चलिए बेटा आर्हेनियस समीकरण को देखते हैं। आप जानते हो आर्हेनियस ने अभिक्रिया का वेग स्थिरांक और ताप के बीच एक संबंध दिया। आर्हेनियस ने कहा कि ताप बढ़ाने से जो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है वो चरघातांक के रूप से बढ़ता है बेटा, एक्सपोनेंशियली फॉर्म में इंक्रीज करेगा, राइट। तो नॉर्मल यही लिखना है, हम डेफिनेशंस तो देख लेंगे, लेकिन उन्होंने रिलेशन क्या दिया, उन्होंने कहा रिलेशन जो दिया है बेटा, उन्होंने कहा कि k बराबर ए ई की पावर माइनस के ई ए अपॉन आर टी, इसे समीकरण एक कह दो। k बराबर ए ई की पावर माइनस के ई अपॉन आर टी। इन्होंने कहा कि ताप अगर बढ़ाओगे तो जो वेग स्थिरांक है वो चरघातांक के रूप से बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। कैसे बढ़ेगा भाई, आपने अगर यहाँ ताप ले रखा है, यहां अगर वेग स्थिरांक ले रहे हो के, तो इस तरीके से इंक्रीज करेगा चरघातांक की फॉर्म में, ऐसे चरघातांक की फॉर्म में इंक्रीज करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। मतलब इस तरीके से नहीं बनेगा ग्राफ हमारा, कि इस तरीके से अगर मैं यहाँ ताप ले लूं और यहाँ के ले लूं तो ऐसा ग्राफ नहीं बनेगा, चरघातांक के रूप से बनेगा। आप देख सकते हो ताप बढ़ाओगे
तो जो वेग स्थिरांक है वो चरघातांक के रूप से बढ़ता है। क्लियर है बात? जहां करके अगर मैं बात करूं, जहां के हमारा क्या है बेटा, वेग स्थिरांक है, आप जानते हो कि हमारा वेग स्थिरांक है। ई हमारी क्या है बेटा, सक्रियण ऊर्जा है, सक्रियण ऊर्जा है। एक बात हमेशा नोट कर लेना, यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट है, जूल प्रति मोल में हम इसको मेजर करेंगे। वो बात यह है कि जो सक्रियण ऊर्जा है ना, स्टैंडर्ड तापमान से नहीं ज्ञात की जा सकती। स्टैंडर्ड तापमान से हम सक्रिय ऊर्जा को ज्ञात नहीं कर सकते। सक्रिय ऊर्जा ज्ञात करने के दो मेथड होंगे। एक तो दो भिन्न भिन्न तापों पर हम सक्रिय ऊर्जा निकाल सकते हैं, यानी कि दो अलग अलग तापों पर सक्रिय ऊर्जा ज्ञात की जा सकती है। दूसरा आर्हेनियस समीकरण, इसी समीकरण का जब हम स्लोप बनाएंगे, जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो ढाल के थ्रू हम सक्रिय ऊर्जा को फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी आप देखोगे, फिलहाल आपको बताना चाहिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर, मतलब इस इक्वेशन से मैं सक्रिय ऊर्जा को ज्ञात नहीं कर सकता, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, आर क्या बेटा, आर हमारा गैस स्थिरांक है, आर हमारा गैस स्थिरांक है, जिसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 8.314 जूल प्रति केल्विन इनटू मोल होती है बेटा। टी हमारा क्या है, टी हमारा यहाँ पर परम ताप है बेटा, परम ताप, जिसे हम किस में रखेंगे, हमेशा केल्विन में यहाँ पर पुट करेंगे। बच्चा ए हमारा क्या है बेटा, ए हमारा क्या है, ए को बोलते हैं आर्हेनियस गुणांक, आर्हेनियस गुणांक, आर्हेनियस गुणांक, या आप बोल सकते हो ए को बेटा आवृत्ति गुणांक, आवृत्ति गुणांक, याद होगा आपको, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, कॉलिजन एक सेकंड में टक्करों की संख्या निकल के आई थी। या आप बोल सकते हो बेटा, या आप बोल सकते हो ए को, चूंकि ये जो एक्सपोनेंशियल है चरघातांक के उससे पहले है, इसलिए मैं इसको बोलता हूं पूर्व चरघातांकी गुणांक, पूर्व चरघातांकी गुणांक, पूर्व चरघातांकी गुणांक, आप ये बोल सकते हो। तो एक आप इन तीनों में से कोई भी एक नाम ले सकते हो। क्लियर है? हर एक बात पता चल गया इस इक्वेशन के बारे में। मैंने आपसे कहा कि जो सक्रियण ऊर्जा है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर फाइंड आउट नहीं की जा सकती है, दो तरीके से निकालते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, इसलिए बोल रहा हूं। दो तरीके से निकालते हैं, एक तो स्लोप से, स्लोप किसके बीच बनेगा वो अभी हम देखने वाले हैं, और दूसरा हम निकाल सकते हैं सक्रिय ऊर्जा को दो भिन्न भिन्न तापों पर। चलिए देखते हैं समीकरण एक का लॉग लो। तो समीकरण एक का, समीकरण एक का दोनों ओर का लॉग लेने पर, दोनों ओर का क्या लेने पर, लॉग, और लॉग हम जब लेंगे तो नेचुरल लॉग लेंगे ln। तो आप जानते हो ln को मैं या तो लॉग लिखूं या फिर ln लिखूं, बात लेने पर, लेने पर बेटा। तो चलिए हम लेते हैं दोनों ओर का लॉग। तो यहां पर हो जाएगा नेचुरल ln के, ln बोल रहा हूं, ln का मतलब यहाँ पर log है, और log मतलब बेस ई है। अगर मैं ln कह रहा हूं तो इसका बेस ई है, और अगर log कह रहा हूं तब भी मैं क्या मान के चल रहा हूं, इसका बेस ई मान के चलो, चाहे मैं ऐसे लिखूं चाहे मैं ऐसे लिखूं, बात एक ही रहेगी। चूंकि एनसीईआरटी की फॉर्म है, एनसीईआरटी के बेसिस पे कंपटीशन में क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए मैं ln लेके चल रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। क्लियर है बात? लेकिन दिमाग में फिर भी आपको रखना पड़ेगा कि ln कहूं या फिर log बेस ई कहूं, बात एक ही होगी, चेंज नहीं है इस यहाँ पर कोई बात, इसे नेचुरल log कहते हैं। इधर का आप log लोगे तो हमें क्या मिलेगा, ln a इंटू ई की पावर माइनस के ई ए अपॉन आर टी, राइट। अब मैं एक log का फॉर्मूला जानता हूं कि log m गुना n, अगर दो फंक्शन गुना में है log में तो वो प्लस में हो जाते हैं, कि log m प्लस log n, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ऐसे यहां दो फंक्शन है a और e, दो गुना में है, तो इसलिए मैं इसको लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं ln बराबर बेटा ln a प्लस ln e की पावर माइनस के ई ए अपॉन आर टी, ln e की पावर माइनस के ई ए अपॉन आर टी। एक और फॉर्मूला आपको बताओ कि अगर भाई हमारे पास log में कोई पावर्स में है, log x की पावर m, तो पावर कहां जाती है, शुरू में आ जाती है, तो मैं इसे लिख सकता हूं m log x। तो जैसे यहां पर ln e की पावर माइनस के e अपॉन आर टी है, तो जो पावर है वो कहां जाएगी, शुरू में आ जाएगी, तो मैं इसे लिख सकता हूं बेटा ln बराबर ln a।
अब चूंकि ये माइनस और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस के ई ए अपॉन आर टी, राइट, और यहां बचेगा एल एन ई। अब आपको पता होना चाहिए एल एन ई का मान 1 होता है, या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं log बेस ई, ई का मान 1 होता है। भाई अगर बेस ई है तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसका मान मैं जब 1 लिखूंगा तो मैं बस लिखता ही नहीं, इसको 1 लिख देता हूं। अब इसको 1 अपॉन टी मैं ऐसे करके लिख रहा हूं, 1 अपॉन टी अलग से करके, आर टी था ना तो 1 अपॉन टी लिख रहा हूं। अब ये कुछ इस तरीके का है, y बराबर, अगर मैं इसे y कहूं और इसे c कहूं, तो माइनस के इसे m कहूं और इसे x कहूं, तो ये कुछ इस तरीके का है, y बराबर c माइनस एम एक्स टाइप का ग्राफ, यानी कि एक सरल रेखा का ग्राफ है, सरल रेखा की समीकरण है अगर मैं कहूं बेटा। जहां पर यहां पर अगर बात की जाए तो यहां पर y की जगह हमारा जो वेरिएबल होगा वो ln k होगा, और x की जगह जो वेरिएबल होगा वो 1 अपॉन टी होगा। तो जो ग्राफ प्लॉट किया जा रहा है, ध्यान से देखना बेटा, जो ग्राफ प्लॉट किया जा रहा है वो किस और किसके बीच, ये ग्राफ वेरी 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 वेरी, जितना इंपॉर्टेंट लिख सकूं उतना कम है, क्योंकि कम से कम 5 से 6 बार तो नीट के अंदर ही रिपीट हो चुका है ये ग्राफ, 5 से 6 बार बेटा। मैंने हालांकि 1-2 क्वेश्चन ही लिए हैं इसके ऊपर, लेकिन 5 से 6 बार रिपीट हो चुका है ग्राफ। इतना इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन जेईई मेंस हो, नीट हो, बोर्ड लेवल हो, हर कंपटीशन पर ग्राफ पूछा जाता है। इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, इसलिए ग्राफ मत भूलना, न छोड़ना। तो चलिए देखते हैं, यहां पर जो वेरिएबल है वो हमारा log मतलब ln k है, इसको समझ लो, ln k है, और वर्सेस जो ग्राफ बना रहा हूं 1 अपॉन टी के बना रहा हूं, 1 अपॉन टी के बना रहा हूं। अब यहां पर देखो c हमारा अंत्यखंड है बेटा, यहां अंत्यखंड कौन है, ln a। स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, तो इसलिए हमारा जो ग्राफ है वो नीचे को जाएगा, इसलिए ग्राफ कहां को आएगा बेटा, नीचे को आएगा, इस तरीके से। ये क्योंकि स्लोप नेगेटिव है ना, ये हमारा अंत्यखंड है जो यहां से यहां तक है, कौन है अंत्यखंड, ln a। और ढाल कितना है बेटा, ढाल क्या होगा हमारा, ढाल है m, और m की जगह यहां पर क्या है, x की मल्टीप्लाई में जो होता है वो ढाल होता है, तो 1 अपॉन टी की मल्टीप्लाई में जो होगा वो ढाल होगा हमारा बेटा। तो मल्टीप्लाई में कितना है, माइनस के ई ए अपॉन आर, ये है हमारा ढाल बेटा। ढाल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ढाल के थ्रू आप क्या निकाल सकते हो, सक्रिय ऊर्जा निकाल सकते हो, क्योंकि वो क्वेश्चन देता है कि एक हमारे पास ln के और 1 अपॉन टी के बीच एक रिएक्शन है जिसका ढाल इतना है, जो भी वैल्यू देगा वो, तो क्या कहेगा, इसकी सक्रिय ऊर्जा निकालो, सक्रिय ऊर्जा निकालो, निकाल सकते हो भाई। तो ढाल के थ्रू सक्रिय ऊर्जा निकाली जा सकती है आपके सामने। ये बात समझ में आ गई कि ग्राफ भी अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं थोड़ा सा, अगर ग्राफ आपको अच्छे से क्लियर हो गया, मैं इसको भी खत्म कर रहा हूं क्योंकि हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया। यहाँ का जो बेस है, ध्यान रखना, वो बेस ई है। अब मैं बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट करूंगा, तो बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए अब 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये log बेस 10 के हो गया। अब मैं इसे ln नहीं लिखूंगा, अब मैं इसे क्या लिखूंगा, log बेस 10 के लिखूंगा। ln नेचुरल log होता है जिसका भी बेस ई होता है, और बेस ई को मैंने 10 में कन्वर्ट करा तो 2.303 से मल्टीप्लाई करें तो log बेस 10 के। इसे भी कन्वर्ट करूंगा तो 2.303 log बेस 10 ई सॉरी ए माइनस के ई ए अपॉन आर 1 अपॉन टी। मैं इसको डिवाइड करूंगा तो इससे ए खत्म हो जाएगा, यहां भी जाएगा डिवाइड में, तो हमारा यहां क्या बचेगा बेटा, log बेस 10 के बराबर सॉरी log बेस 10 ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर इंटू 1 अपॉन टी। चेक करो भाई, ध्यान से समझ लो, अच्छे से, बहुत अच्छे समझ लो इसको। ये रहा, अच्छे से देखो, इसे समीकरण कह दो, इस वाली को समीकरण कह दो बेटा 2, और इसको कह दो समीकरण 3। अब मैं अगर यहां पर भी ग्राफ प्लॉट करूं तो ध्यान से देखना, ये मेरा y हो गया, ये मेरा c हो गया, ये माइनस के m x। तो यहां पर भी अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए, यहीं पे कर लेते हैं, ग्राफ प्लॉट अगर किया जाए तो यहां पर आप देखोगे कि मेरा ये तो हो गया अंत्यखंड, ये मेरा अंत्यखंड हो गया जिसे मैं लिखूंगा log a। यहां डिफरेंस यही होगा कि नेचुरल log में ln और हमारे पास log बेस 10 में log, मैं ये लिखूंगा, बेस नहीं दिखा रहा मैं यहां पर, सिर्फ log लिखूंगा तो बेस 10 समझोगे, ln लिख रहा हूं तो बेस e लिख रहा हूं।
तो दोनों के बीच थोड़ा सा ही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। दोनों का हमारा जो अंत्यखंड है वो log बेस 10a है, इसका ln a है। ग्राफ जो बनाया जा रहा है वो log k और 1/t के बीच बनाया जा रहा है, 1/t के बीच ग्राफ बनाया जा रहा है। और ग्राफ कैसा है, चूंकि नेगेटिव स्लोप है इसलिए ग्राफ नेगेटिव, मतलब स्लोप नेगेटिव है तो इसलिए हमारा सरल रेखा नीचे को आएगी। अब इसका जो ढाल है, अगर ढाल देखा जाए बेटा, इसका जो ढाल है, ढाल देखो, ढाल जो 1/t की मल्टीप्लाई में होगा वही ढाल होगा, और 1/t की मल्टीप्लाई में क्या है बेटा, माइनस के EA/2.303 r। थोड़ा सा ही डिफरेंस दिख रहा होगा आपको। अगर नेचुरल लॉग है तो हमारा माइनस के E/r है, और अगर बेटा हमारा बेस 10 है तो फिर हमारा जो स्लोप में आएगा वो 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये आपको पहचानना है कि वो जो ग्राफ दे रहा है, वो जो स्लोप दे रहा है, या वो जो ग्राफ बना रहा है आरएनएस के अकॉर्डिंग, वो नेचुरल लॉग और 1/t के बीच बना रहा है, लॉग के और 1/t के बीच बना रहा है। ये आपको देखना है बेटा, ये आपको फील करना है। तो याद रखना, अगर log k के बीच ग्राफ है तो ये इसका स्लोप होगा, अगर ln k के बीच ग्राफ है तो ये इसका स्लोप होगा। दिमाग में डाल लो, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। बात समझ में आ गई होगी बेटा आपको। आगे चलते हैं, इसे ग्राफ कर रहा हूं, दोनों ग्राफ बना लेना अच्छे से। अब मैं समीकरण 3 को लेता हूं। इस समीकरण 3 को मैं दो अलग अलग तापों पर अप्लाई करूंगा, दो भिन्न भिन्न तापों पर। ध्यान से देखना बेटा, आगे चलते हैं हम। समीकरण पहले हम लिख लेते हैं, बाद में समीकरण 3। यदि ताप T1 पर वेग स्थिरांक K1 तथा ताप T2 पर वेग स्थिरांक K2 हो, तब समीकरण 3 से अब मैं क्या करूंगा बेटा, ध्यान से देखना क्या करने वाला हूं मैं। यहां मैं रखूंगा K1, यहां मैं रखूंगा, यहां तो A फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा, EA/r चेंज नहीं होगा, दोनों सेम रहेंगे। T की जगह क्या रखूंगा, T1 रखूंगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं, इसको समीकरण को चेंज कर सकता हूं। मैं कहूंगा यहां पर कि log बेस 10 K1 बराबर होगा log बेस 10 A माइनस, ध्यान से देखते रहना बेटा, A माइनस EA/2.303 r 1/T1। इसे समीकरण कह दो बेटा 4। ऐसे में यहां पर अगर मैं कह रहा हूं कि log बेस 10 K2, अगर मेरा पास वेग स्थिरांक K2 है तो ताप T2 होगा। तो यहां पर मेरे पास है log बेस 10 A माइनस EA/2.303 r 1/T2। क्या बात समझ में आ गई बेटा आप लोगों को। मैंने क्या करा है, जो समीकरण 3 है इसको दो भिन्न भिन्न तापों पर अप्लाई कर दिया, क्योंकि हम देख रहे हैं ना कि ताप बढ़ाने से वेग स्थिरांक कितना बढ़ेगा, तो दो अलग अलग तापों पे लगा। K की जगह K1 रखा तो T की जगह T1 हो गया, K की जगह K2 रखा तो T की जगह T2 हो गया। इतना सा डिफरेंस करा। अब मैं क्या करूंगा बेटा, समीकरण 5 में से समीकरण 4 को घटा दूंगा। 5 में से 4 को घटाना है भाई, समीकरण 5 माइनस 4, 5 में से 4 को घटाना है बेटा, 5 में से 4 को घटाना है। घटाते हैं, log बेस 10 K2 माइनस log बेस 10 K1, ये रहा। इसमें से घटेगा, अब इसमें से घटना है, तो पहले मैं ये वाली लिख लेता हूं, log बेस 10 A माइनस EA/2.303 r 1/T2। अच्छा, माइनस यहां पे रखूंगा बेटा मैं log बेस 10 A माइनस EA/2.303 r 1/T1, ये हो गया। अब ये माइनस अंदर जाएगा, आप सब जानते हो। इसे मैं क्या लिख सकता हूं, log की एक प्रॉपर्टी होती है, आप जानते होंगे log की प्रॉपर्टी कि log m माइनस log n,
इसको लिखा जा सकता है n, इसको लिखा जा सकता है बेटा log m अपॉन n। तो कुछ ऐसा ये log m और ये log n, तो मैं इसको लिख सकता हूं log बेस 10 m अपॉन n। m हमारा बेटा k2 है और n हमारा k1 है, तो log बेस 10 k2 अपॉन k1 बराबर। अब देखो जब माइनस अंदर जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, log बेस 10 a माइनस ई ए अपॉन 2.303 r 1 अपॉन t2 माइनस log बेस 10 a माइनस माइनस कैसे हो जाएगा प्लस ई ए अपॉन 2.303 r 1 अपॉन t1। इससे ये खत्म होगा बेटा, ये प्लस और ये माइनस। अब इन दोनों में से अगर मैं देखूं तो प्लस वाली वैल्यू को बाहर ले लो, तो मैं लिख सकता हूं log बेस 10 k2 अपॉन k1। ये वैल्यू देखो कॉमन है बेटा, इसके पास भी है ये और इसके पास भी है, कॉमन है दोनों में, आप देख सकते हो दोनों में कॉमन है। तो मैंने ले लिया बेटा ई ए अपॉन 2.303 r 2.303 r। अच्छा यहां क्या बचा, यहां बचा 1 अपॉन t1, क्योंकि ये वाला कॉमन लिया है मैंने, बाहर लिया है। और यहां पर क्या बचा, माइनस का बचा बेटा, माइनस का 1 अपॉन t2, माइनस का 1 अपॉन t2। ये रिलेशन है हमारे पास, ये रिलेशन है बेटा, ये रिलेशन है जो आपको याद रखना है। दो भिन्न भिन्न तापों पर आर्हेनियस समीकरण के द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं, सक्रिय ऊर्जा फाइंड आउट कर सकते हैं, ई निकाल सकते हैं। तो दो भिन्न भिन्न तापों पर सक्रिय ऊर्जा निकाली जा सकती है, ढाल पर सक्रिय ऊर्जा निकाली जा सकती है। इस फॉर्मूले को दिमाग में डाल लो, इस फॉर्मूले को दिमाग में डाल लो। इसका रूप ले लेते हैं, T2 को इधर ले जाओ, T1 को इधर ले जाओ और आसान बना लेते हैं। तो मैं लिख सकता हूं बेटा log बेस 10 k2 अपॉन k1 बराबर, मैं लिख सकता हूं इसे ई ए अपॉन 2.303 r। जब T2 इधर जाएगा तो T2 माइनस T1 और ये दोनों गुणम आ जाएंगे, T2 इंटू T1। तो इसको ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं, ये ज्यादा बेहतर है, बेहतर दोनों एक ही बात है। ये हमारे पास आर्हेनियस समीकरण। तो मैंने आर्हेनियस समीकरण आपको स्लोप के बेसिस पे बता दिया, ग्राफ बता दिया उसका, log k और 1 अपॉन t के बीच ग्राफ, उसका ढाल बता दिया बेटा। दो भिन्न भिन्न तापों पर हमारे पास आर्हेनियस समीकरण आ गई, इसको अच्छे से नोट कर लेना। अब हम आगे चलते हैं अपने नोट्स पर। तो चलिए बेटा आप देख सकते हो आर्हेनियस समीकरण कैसे लिखनी है। आपको आर्हेनियस समीकरण हेडिंग डालनी और लिखना है, आर्हेनियस ने वेग स्थिरांक तथा परम ताप के बीच एक संबंध बताया जिसके अनुसार ताप बढ़ाने से वेग में चरघातांक के रूप से वृद्धि होती है, जो निम्न प्रकार है। ये एक इक्वेशन दी, k बराबर a e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी बेटा, जहां हमारे पास a पूर्ण चरघातांक, ये सारी बात हमारी हो गई। इसके बाद वो जो मैंने आपको ग्राफ बनाए हैं, वो जो हमने समीकरण निकाली है दो भिन्न भिन्न तापों पर, आपको वो करना है। और वो करने के बाद अब हम बात करते हैं आंकिक प्रश्न पे बेटा, न्यूमेरिकल पे। तो न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल हमारा ये है, ध्यान से सुनो, मैंने आपको सारी बातें डिटेल में बता दी, सारी चीजें आर्हेनियस के अकॉर्डिंग जितनी भी हो सकती थी बेटा। क्लियर है बात बेटा। अब हम न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। एक अभिक्रिया है बेटा, उसमें ध्यान सुनना, सक्रिय ऊर्जा शून्य है। इसका मतलब सक्रिय ऊर्जा शून्य हो सकती है, दिमाग में बात डाल लेना क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, दर नियतांक का मान 300 केल्विन पर क्या होगा, हमें दर नियतांक बताना। दर नियतांक मतलब वेग स्थिरांक, दर नियतांक बात एक ही। क्या होगा 300 केल्विन पर आर्हेनियस स्थिरांक का मान, आर्हेनियस स्थिरांक का मान दे दिया 1.6 गुना 10 की पावर 6 सेकंड इनवर्स। चलिए भाई देख लेते हैं, जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। दिया है, सॉल्व की बात कर रहे हैं हम, दिया है क्या क्या वैल्यू दे दी बेटा, ध्यान से देखना। तापमान दे दिया 300 केल्विन, 300 केल्विन है बेटा। पर आरएनएस स्थिरांक का मान दे दिया, ए का मान दे दिया 1.6 इंटू 10 टू पावर 6 सेकंड इनवर्स, और सक्रिय ऊर्जा दे दी बेटा 0। तो कह रहा है कि हमारा वेग स्थिरांक का मान निकालो, दर स्थिरांक निकालो। ताप तो एक 300 केल्विन है, और एक ताप पर आप जानते हो आर्हेनियस समीकरण, चूंकि हम जानते हैं आर्हेनियस समीकरण को, क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं जो k बराबर होता है ए ई की पावर माइनस के ई ए अपॉन आर टी। अब उसने ए भी दिया है बेटा,
ई ए भी दिया है, आर तो हमें पता ही होता है गैस स्थिरांक, टी भी दिया है, ताप भी दिया है, के निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, चूंकि ई ए 0 दे दिया तो मैं किसी की भी वैल्यू नहीं रखूंगा, सिर्फ और सिर्फ जब उसने हमें ई ए दे दिया तो मैं किसी की भी वैल्यू पुट नहीं करूंगा, यहाँ पर ए का मान रखूंगा 1.6 इंटू 10⁶ और e की पावर माइनस के 0 अपॉन आर टी। भाई 0 को किसी से भी डिवाइड करो सारी वैल्यू 0 हो जाती है, और जब सारी वैल्यू 0 होगी तो e की पावर 0 मिलेगी, और अगर e की पावर 0 की बात करो तो किसी की भी पावर 0 हो उसका मान कितना होता है बेटा, 1 होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और 1 की गुना जब इसमें करोगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 1.6 इंटू 10⁶ सेकंड इनवर्स। इस तरीके से आ जाएगा। एक और बात दिमाग में डाल लेना बेटा, अगर मेरे पास अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा शून्य है, सक्रियण ऊर्जा शून्य है, तो ताप बढ़ाने से वेग स्थिरांक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अगर सक्रियण ऊर्जा शून्य है। ये बात भी दिमाग में डाल लेना। अगर एक्टिवेशन एनर्जी 0 है किसी अभिक्रिया की तो 200 डिग्री सेल्सियस पे भी 0 है, 250 पे भी 0 है, और हमसे पूछ रहा है कि वेग स्थिरांक बताओ, तो भाई वेग स्थिरांक जो 200 डिग्री सेल्सियस पे है वो 250 पे होगा, वेग स्थिरांक का मान चेंज नहीं होगा। ये बात दिमाग में डाल लेना बेटा, काम आएगी आपके बहुत। तो आगे चलते हैं, ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2 देखते हैं बेटा, क्या कहता है वो ध्यान से देखना। एक अभिक्रिया की दर दुगनी हो जाती है, अभिक्रिया की जो दर है वो दोगुनी हो गई, दर मतलब वेग स्थिरांक दुगना हो गया। कब हुआ भाई, जब अभिक्रिया का जो ताप है वो 27 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस किया जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो कह रहा है बेटा सक्रिय ऊर्जा की गणना कीजिए। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी निकाल लिए, दो भिन्न भिन्न तापों पर तो निकाल लिए, देख सकते हो आप सक्रिय ऊर्जा। आर का मान उसने दे दिया, सिंपल और साधारण सा क्वेश्चन है, दो भिन्न भिन्न तापों पर आरएनए समीकरण हमने निकाल लिया, आप जानते हो, लेकिन जो वैल्यू दे रखी है पहले वो लिख लेते हैं। सॉल्व दिया है उसने कहा है कि वेग स्थिरांक दुगना हो जाता है, तो मैंने कहा यदि T1 पर T1 कितना बेटा 27 डिग्री सेल्सियस, जिसे मैं 300 केल्विन कहूंगा क्योंकि केल्विन में कन्वर्ट करना है। बेटा याद रखना केल्विन और डिग्री सेल्सियस में एक रिलेशन होता है, केल्विन बराबर होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273, अप्रोक्स कर लेते हैं, वैसे 273.15 होता है, आप जानते हो। तो 200 डिग्री केल्विन में अगर कन्वर्ट करना है तो डिग्री सेल्सियस रखो यहाँ 27 में 273 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 300 केल्विन आ जाएगा। तो केल्विन और डिग्री सेल्सियस में एक रिलेशन है, क्लियर है बात बेटा। चलिए आगे चलते हैं। तो हमने कहा अगर T1 पर 27 डिग्री सेल्सियस पर जो वेग स्थिरांक है K1 वो अगर K के बराबर है, अगर K के बराबर है, तो वो कह रहा है कि जब हम ताप को 27 से 37 करते हैं बेटा, 37 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना होगा 310 केल्विन, तो वो कह रहा है कि दर स्थिरांक दुगना हो जाता है, यानी कि जो K2 है वो 2K के बराबर हो जाता है। सिंपल सी बात है, 27 डिग्री सेल्सियस पर अगर वेग स्थिरांक K है तो जब मैं 37 डिग्री सेल्सियस करूंगा तो वेग स्थिरांक 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना का मतलब 2K हो गया। तो कह रहा है सक्रिय ऊर्जा निकालो भाई, ये निकालो। चलिए ये निकाल लेते हैं। आर का मान दे रखा है आर का मान दे रखा है 8.314 जूल प्रति केल्विन इंटू मोल, ये दे रखा है भाई। स्टार्ट करते हैं। चूंकि हम जानते हैं आर्हेनियस समीकरण, हम क्या जानते हैं बेटा, हम जानते हैं दो भिन्न भिन्न तापों पर लोग बेस 10 K2 अपॉन K1 बराबर होता है, K2 अपॉन K1 बराबर होता है बेटा EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T2 इंटू T1, इसके होता है बेटा। आपने देखा भी था, हमने प्रूफ भी करा, इस फॉर्मूले को निकाल लिया। बस सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, सारी वैल्यू आप पुट करो इसके अंदर। K2 की जगह मैं क्या रखूंगा बेटा, K2 की जगह रखूंगा 2K, K1 की जगह क्या रखूंगा K बराबर ये मुझे निकालना है। R की वैल्यू हमें दे रखी है, T2 कितना है हमारा 310, T1 कितना है हमारा 300। सारी वैल्यूज मेरे पास है, वैल्यू पुट करता हूं मैं, ध्यान से देखना बेटा। तो log बेस 10 K2 2K है अपॉन K बराबर होगा EA अपॉन 2.303, R कितना बेटा 8.314
अच्छा T2 कितना है बेटा 310 माइनस 300 अपॉन 310 गुना 300, ये है हमारे पास बेटा। आप देख सकते हो के से के खत्म होगा। log बेस 10 2 की वैल्यू आप जानते होंगे, log बेस 10 2 की वैल्यू भाई 0.3010। इस चैप्टर में बहुत काम आई log बेस 10 2 की वैल्यू। जब हमने प्रथम कोटि की अभिक्रिया पे न्यूमेरिकल करे तो कितना होता है 0.3010 होता है बेटा, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई 0.3010 EA अपॉन यहाँ पर कितना मिला 2.303 इंटू 8.314। अच्छा 310 में से 300 गया बेटा 10 बचा, तो 10 ऊपर और यहाँ पर हमारा 310 गुना 300। जाहिर सी बात है 1 जीरो से 1 जीरो खत्म कर दो, इसे 1 जीरो से 1 जीरो खत्म कर दी तो ये सारी की सारी वैल्यू इसकी मल्टीप्लाई में आ जाए, क्योंकि मुझे ये निकालना है। तो ये बराबर, अच्छा इसकी और इसकी गुना में जब प्रथम कोटि की अभिक्रिया हम कर रहे थे तो इसकी जब इसकी गुना करते हैं तो 0.693 आता है, इसकी और इसकी गुना करके 0.693 इंटू 8.314 इंटू 31 इंटू 300। आप कैलकुलेशन करना बेटा, तो जब कैलकुलेशन करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें 53 2, यानी कि 33,582.89 इतना जूल प्रति मोल आ जाएगा। अब इसको जब मैं केल्विन में किलो जूल में कन्वर्ट करूंगा तो 3 पॉइंट इधर खिसकाने पड़ेंगे, तो हमारी सक्रिय ऊर्जा का आंसर भाई कैलकुलेशन कर लेना आप, तो आंसर आएगा 53.58 किलो जूल प्रति मोल, किलो जूल प्रति मोल, ये हमारा आंसर आ जाएगा बेटा, आप निकाल सकते हो। सक्रिय ऊर्जा हमारी कितनी आएगी 53.58 किलो जूल प्रति मोल। क्लियर है बात बेटा, बहुत आसान है, वैल्यू पुट करनी है, आसान होता है क्वेश्चन ये, बस थोड़ी कैलकुलेशन यहाँ के थोड़ी सी मतलब मुश्किल हो जाती है, यानी कि जितना समय लगना है यहाँ के कैलकुलेशन में लगना है वो आप कर सकते हो अप्रोक्स मान के। मतलब ये 100 मान लो, 3 गुना 100 मान लो, तो 3 से गुना करनी है 31 या 93 आप जानते हो, तो 93 गुना करनी है इनमें, कर लेना अच्छे से। आगे चले बेटा, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 3 आपने देखा, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान था, आप कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल ऐसा ही है। वो कह रहा है तापक्रम को 293 केल्विन से 313 केल्विन करने पर जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग है वो 4 गुना बढ़ जाता है, तो अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा की गणना कीजिए। भाई ठीक है, उसने कहा है कि जब हम 293 से 313 केल्विन करेंगे तो वेग जो है वो 4 गुना बढ़ जाएगा, यानी कि वेग स्थिरांक या वेग 4 गुना बढ़ जाता है, तो अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा की गणना कीजिए। तो हल करते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं। दिया है उसने हमें, दिया है बेटा, दिया है उसने T1 दे दिया टेम्परेचर 293 केल्विन, राइट, और 293 केल्विन पर अगर हमने कहा जो वेग है जो K1 है वो हमारा K है बेटा, अगर वो K है तो T2 हमारा कितना दिया बेटा 313 केल्विन। जब मैं 313 केल्विन कर रहा हूं तो K2 हमारा 4K हो जाता है, 4 गुना हो जाएगा वेग स्थिरांक, यानी कि जो वेग है वो वेग स्थिरांक के बराबर ही होगा, 4 गुना हो जाएगा भाई। तो वो कह रहा है कि अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा गणना करनी है, ये निकालना है भाई। अच्छा, साथ में R का मान दे दिया भाई उसने 8.314 जूल प्रति केल्विन इंटू मोल, जूल प्रति केल्विन इंटू मोल, ये दे दिया। वही फॉर्मूला दो भिन्न भिन्न तापों पर, चूंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं बेटा, बहुत अच्छे से जानते हैं हम सारी बातें, क्या कि हमारे पास जो log बेस 10 K2 अपॉन K1 है वो बराबर होता है EA अपॉन 2.303 R, अच्छा T2 माइनस T1 अपॉन T2 इंटू T1। बताओ जानते नहीं क्या? अभी बात सब जानते हैं, आप भी जानते हो अच्छे से। अच्छा यहाँ पर T2 दे रखा है 313 केल्विन, T1 दे रखा है 293 केल्विन, K2 दे रखा है, K1 दे रखा है, R दे रखा है, ये निकालना है, सारी वैल्यू दे रखी है, तो रख देते हैं भाई, रख देते हैं हम, वैल्यू पुट करते हैं। तो log बेस 10 K2 कितना है बेटा 4K अपॉन K बराबर EA अपॉन 2.303, R कितना है बेटा 8.314, अच्छा T2 कितना है हमारा 313 माइनस 293 अपॉन 313 इंटू 293। लो जी भाई साहब, अब K से K खत्म हो जाएगा, आप जानते हो लोग 4 की वैल्यू, लोग 4 की वैल्यू या तो वो देगा
नहीं तो आपको बताना चाहिए log 4 की वैल्यू। भाई log 2 की वैल्यू पता है नहीं पता आपको? तो log 2 की वैल्यू पता है तो 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ ना, मैं रफली बता रहा हूँ 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ ना, और पावर कहाँ जाती है शुरू में, तो 2 गुना, और log 2 की वैल्यू 0.3010, तो मैं लिख सकता हूँ 2 की गुना करूंगा 0206, ये लिख सकता हूँ। तो हमारे पास log 4 की वैल्यू आ जाएगी 0.601 602 बराबर ई ए अपॉन 2.303 इंटू 8.314, ऊपर बचेगा 20 20, और नीचे हमारा क्या बचने वाला है बेटा, 313 गुना 293। क्लियर है बात बेटा? क्लियर ही है। अब क्या करो, ये निकालना है तो इनको सबको गुना भेज दो, तो ये बराबर होगा हमारा 0.602 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 313 गुना 293, और बटे में आ जाएगा हमारा 20। कितना आ जाएगा? 20। अब आप कैलकुलेशन कर लेना, इसे 2 से काट लो 10 कट जाएगा, इसे 2 से काट लो बेटा, 2 तिया 6, 2 0 0 2 कम 2 301, तो इसे लगभग 0.3 भी मान सकते हो आप, है ना। अब 10 से आप जानते हो 10 से एक पॉइंट और इधर खिसका देना, 10 से तो कोई मसला ही नहीं है। तो जब आप कैलकुलेशन करोगे, कर लेना बेटा, तो इसका आंसर आ जाएगा 52.52.85 किलो जूल प्रति मोल। कर लेना बेटा इसको, ये ध्यान रखना बेटा, 52.85 किलो जूल प्रति मोल। 84 भी आ सकता है बेटा, अप्रोक्स कैलकुलेशन है, तो आप देख लेना 52.85 किलो जूल प्रति मोल आ जाएगा इसका आंसर। समझ में आ रहा होगा न्यूमेरिकल, क्योंकि बहुत आसान है, वैल्यू पुट करनी है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है बेटा, इसलिए करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन में भी आया हुआ, नीट में भी। क्या कहता है क्वेश्चन बेटा, और बोर्ड लेवल पे भी आपके एग्जाम में आ सकता है। वो कह रहा है किसी अभिक्रिया के लोग के मैंने कहा था भाई, अगर ln है लोग की और 1/t के बीच खींचे गए ग्राफ का ढाल माइनस के 5841 है, ढाल दे दिया भाई, और लोग के में दे रखा। अगर ये ln होता तो ई ए अपॉन आर होता उसका ढाल, और चूंकि लोग है तो ई अपॉन 2.303 आर होगा, यानी कि ई को बेस 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अभिक्रिया की सेकंड ऊर्जा की गणना कीजिए। ठीक है, मैं आपको फिर भी बता देता हूं, हमारा ग्राफ ये था कि 1/t, और बेटा लोग बेस 10 के बीच एक ग्राफ था, ढाल ऐसा आ रहा था, ये हमारा बेस 10 ए था, आपको पता ही था। तो यहाँ का जो ढाल आया था वो आया था माइनस के ई अपॉन 2.303 आर, ये था बेटा ढाल। अब उसने ढाल का मान तो दे दिया ना, और सेकंड ऊर्जा पूछ रहा है, तो चूंकि हम जानते हैं बेटा कि जो ढाल होता है आर्हेनियस का, वो माइनस के ई ए अपॉन 2.303 आर के बराबर होता है। लोग में अगर ये ln होता तो बस 2.303 खत्म कर देता मैं यहाँ से, ये दिमाग में डाल लेना बात आप बेटा। तो ढाल उसने दिया है बेटा, ढाल दिया है माइनस के 5841 बराबर माइनस के ई अपॉन 2.303 आर के। अब आप जानते हो माइनस से माइनस खत्म करो भाई, माइनस से माइनस खत्म करो, तो हम क्या करेंगे, मुझे ये निकालना है, तो मल्टीप्लाई कर दो 5841 गुना 2.303, आर की वैल्यू हम सब जानते हैं 8.314 जूल प्रति मोल इंटू कैल्विन, सॉरी जूल प्रति कैल्विन इंटू मोल, आर का मान आप सब जानते हो, हम लिख दे रहे हैं। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा 111 लगभग आ जाएगा बेटा इसका 111.84 किलो जूल प्रति मोल, लगभग आंसर आ जाएगा हमारा 111.84 किलो जूल प्रति मोल के। आप कैलकुलेशन इसकी कर सकते हो आराम से। तो ये इस तरह का न्यूमेरिकल था जो बोर्ड में एग्जाम में आता है। अच्छा ध्यान रखना, यहाँ पर लिख भी लेना कि आर हमारा, आर क्या है, आर की वैल्यू है 8.314 जूल प्रति कैल्विन इंटू मोल, ये भी लिख लेना बराबर। ग्राफ मैंने दिखा दिया, हालांकि वहां ग्राफ सीखे हम बेटा हमने, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। चल समझ में आ गया न्यूमेरिकल आपको, चलते आगे बेटा। तो चलिए बेटा अब हम बात करने वाले हैं नीट प्रीवियस क्वेश्चन
जो आर्हेनियस समीकरण पर पूछे गए क्वेश्चन है नीट के अंदर, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा था ग्राफ से रिलेटेड, तो आप चेक कर सकते हो। नीट 2024 का क्वेश्चन है बेटा, ये नीट 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, राइट। कब पूछा गया बेटा? 2024 में। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स, निम्न में से कौन सा ग्राफ है रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ ln k वर्सेस log 1/t। इनमें से कौन सा ग्राफ ln k और 1/t के बाद 1/t के बीच रिप्रेजेंटेशन को शो करता है? आगे चलते हैं। अकॉर्डेंस विद आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस समीकरण के अकॉर्डिंग। तो आपको मैंने अभी पढ़ा है कि ln k और वर्सेस 1/t के बीच जो ग्राफ है वो क्या होता है, वो कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है। अभी हमने देखा था बेटा, जिसका हमारा जो स्लोप था, जो ढाल था, वो माइनस के E/R था अगर ln है। तो चेक कर लो ऐसा कौन सा ग्राफ है। ये भी नहीं है बेटा, ये भी नहीं है हमारा, ये है, ये भी नहीं है हमारा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थोड़ा ही है, तो इंक्रीज कर रहा है। ये हमारा डिक्रीमेंट, ये जा रहा है, राइट। और यहां आप ले सकते हो बेटा, यहाँ आपको पता ही है क्या आने वाला है। तो ये ग्राफ हमारा सही आंसर होगा। आगे चलो बेटा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 जो नीट 2024 के री एग्जाम का क्वेश्चन है, क्या कहता है बेटा? रेट कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन एट 500 केल्विन एंड 700 केल्विन आर 0.04 सेकंड इनवर्स एंड 0.14 सेकंड इनवर्स। रेट कांस्टेंट दिया है, रेट कांस्टेंट दिया है जब T1 हमारा 500 केल्विन है, तो K1 दे रखा है भाई हमारा 0.04 सेकंड इनवर्स, राइट। उन्होंने कहा जब T को हमने 700 केल्विन कर दिया भाई, तो फिर रेट कांस्टेंट जो है वो K2 जो है वो कितना हो गया? 0.14 सेकंड इनवर्स हो गया। तो कह रहे रेस्पेक्टिवली देन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज, तो ये निकालना है भाई, ये निकालना है। समझ रहा है? द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन, रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है, वेग स्थिरांक है बेटा, 500 से 700 केल्विन करने पर कितना हो गया? 0.04 से 0.14, यानी कि 500 पर इतना है, 700 पर इतना है। तो सक्रिय ऊर्जा निकालनी है। अभी मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला सक्रिय ऊर्जा का कि log बेस 10 K2/K1, K2/K1, K2 कितना है बेटा? K2 हमारा 0.14 इतना है बेटा, है या नहीं? जल्दी बताओ। अपॉन K1 कितना है? 0.04 बराबर सक्रिय ऊर्जा निकालनी है E/2.303 R। आर की वैल्यू 8.314 दे रखी होगी, आर की वैल्यू 8.31 दे रखा है, बस कोई बात नहीं, 31 ले लो। अच्छा 1/T, T बाई T2 माइनस T1, T2 कितना है? 700 माइनस 500, 700 इंटू 500, ये रहा। ये निकालना बेटा, तो चेक कर सकते हो, पॉइंट से पॉइंट खत्म। 14/4, 14 को 4 से डिवाइड करोगे तो 3.5 आएगा बेटा। E/2.303 इंटू 8.31, यहां पर कितना बचेगा? 200 ऊपर बचेगा, नीचे 700 गुना 500। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये कितनी बार कट जाएगा? 250 बार कट जाएगा। तो लोग 3.5 की वैल्यू दे रखी है उसने, कितनी दे रखी है बेटा? तो ये मैं लिख सकता हूँ, लोग 3.5 की वैल्यू है 0.5441 इंटू, ये मल्टीप्लाई में जाएगा बेटा 2.303 इंटू 8.31 इंटू यहाँ बचा हमारे पास 7 और यहाँ बचा 250। कैलकुलेशन करना, और कैलकुलेशन करने के बाद ये लगभग आएगा 18,222 समथिंग, 18,222 जूल, 18,222 जूल आएगा समथिंग सक्रिय ऊर्जा, लगभग इतनी आ जाएगी। ऑप्शन देख लेना बेटा, यह हमारे पास 18,000, ये तो 1,82,000, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 18,500 जूल, 18,219 जूल, 222 जूल और 219 जूल लगभग बराबर ही है बेटा, तो ये आंसर होगा 18,030 जूल। तो ये आंसर हमारा सही होगा, आंसर थर्ड। निकाल सकते हो, फॉर्मूला आपके सामने, वैल्यू आपके सामने, कैलकुलेशन आपको करनी होगी, राइट। तो कैलकुलेशन मैंने बताया आपको, कैलकुलेशन करना, आंसर आएगा 18,222 जूल, जो लगभग हमारे पास किसके बराबर है? 18,219 जूल के बराबर है। तो सी आंसर इसका होगा। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन बेटा नीट 2024 का, ये भी क्या कहता है? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, जो एक्टिवेशन एनर्जी है एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड, गणना की जा सकती है सक्रिय ऊर्जा को किसी भी अभिक्रिया के लिए,
नॉन द वैल्यूज, अगर हमें वैल्यू पता हो। किसके बेसिस पे निकाल सकते हैं? रेट कांस्टेंट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर। मैंने कहा था बिल्कुल नहीं निकाल सकते भाई, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच हम एक्टिवेशन एनर्जी को फाइंड आउट नहीं कर सकते। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिजन, या टक्करों की संख्या से तो बिल्कुल भी नहीं। ओरिएंटेशन, हाँ, अभिविन्यास के बेसिस पे भी नहीं निकाल सकते भाई। कैसे निकालेंगे? रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है। रेट कांस्टेंट जब दो डिफरेंट टेम्परेचर पर हो तो तब हम क्या निकाल सकते हैं बेटा? सक्रिय ऊर्जा निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? 4 आंसर बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बेटा? नीट 2024 री एग्जाम का क्वेश्चन है। क्या कहता है बेटा? द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल, यानी कि एक अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया का जो रेट है वो 4 गुना हो जाता है। रेट कांस्टेंट कितना हो जाता है? 4 गुना हो जाता है, या रेट अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। व्हेन टेम्परेचर चेंज, जब हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं 27 डिग्री सेल्सियस टू 57 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी। बिल्कुल वही वाला कॉन्सेप्ट है बेटा, बिल्कुल वही वाला कॉन्सेप्ट है। कौन सा वाला? चेक करते हैं। हमारे पास उसने कहा है कि रेट कांस्टेंट 4 गुना हो जाता है। अगर T1 हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस है, मतलब 300 केल्विन है, तो K1 हमारा कितना हो गया? K। अगर मैं कह रहा हूं T2 हमारा कितना हो गया बेटा? 57 डिग्री सेल्सियस। 57 मतलब कितना बैठेगा बेटा? आप ये बैठ जाएगा लगभग हमारा 330, जोड़ लेते हैं 273 प्लस 57, तो 0 5 7 12 और एक तय रहेगा 0 3, 330 कैलोरी ये। तो फिर हमारा जो K2 है बेटा वो कितना हो जाता है? 4K। क्वाड्रपल हो रहा है ना, 4 गुना हो रहा है, तो वो सक्रिय ऊर्जा पूछ रहा है। ये निकालो भाई, लो निकाल लेते हैं। फॉर्मूला आपको पता है ये निकालने का, हालांकि हमने ऐसे क्वेश्चंस करे हैं। तो हमारे पास ये है भाई, लोग बेस 10 K2 अपॉन K1 बराबर होगा बेटा E अपॉन 2.303 R 8.314। T2 कितना है हमारे पास? T2 है भाई 330 माइनस 300 अपॉन, ये चेक कर लेते हैं 27 ही है ना, बिल्कुल सही बात है 57, क्वाड्रिपल 4 गुना। ठीक है बेटा। अच्छा, तो आगे देखते हैं बेटा 300 गुना 330। चलिए भाई, अब आप जानते हो बेटा K2 हमारा क्या है? 4K है, 4K अपॉन K से K खत्म, EA कितना मिला? 2.303 इंटू 8.314। अब जानते हो बेटा 330 में 30 मिलेगा हमें, तो 300 गुना 330, 0 से 0 10 बार बच जाएगा हमारा यहाँ पर। और आप जानते हो लोग 4 की वैल्यू अगर उसने नहीं दे रखी तो आपको पता है 0.602 होता है बेटा। तो EA 2.303 इंटू 8.314 इंटू 10 इंटू 330। अब आप यहां से ये सारी वैल्यू इधर गुना में ले जाना, तो EA निकल के आ जाएगा। और EA हमारा यहाँ पर जो निकल कर आएगा वो तकरीबन हमारा आएगा 38.04 किलो जूल प्रति मोल। कितना निकल कर आएगा जब आप कैलकुलेशन करोगे? तो याद रखना बेटा, आपको पता होना चाहिए लगभग हम आंसर जो निकाल लें 52.53 लगभग इतने तो आ रहा है बेटा। ठीक है, तो यहाँ ये 38 पॉसिबल हो सकता है, ये 380 तो इम्पॉसिबल है। 3 पॉइंट इतनी भी कम एनर्जी नहीं हो सकती, इतनी भी ज्यादा नहीं हो सकती बेटा। तो इसका आंसर हमारा कितना आएगा? 38.04। कैलकुलेशन आप कर सकते हो, थोड़ा आइडिया भी लगा सकते हो। आगे चले बेटा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 नीट 2023 का क्वेश्चन है, एसएसआर टाइप रीजन का क्वेश्चन है, चेक कर सकते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज असर्शन आर। असर्शन ए क्या कहता है? ध्यान सुनो, ए रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। कोई अभिक्रिया वो जीरो एक्टिवेशन एनर्जी रखे हुए हैं, तो हमने कहा था कि किसी भी अभिक्रिया की एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो सकती है। इसका मतलब ये बात सही है, एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो सकती है। असम्पशन आर देखते हैं, द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब बाय रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या कर रहा है? अवशोषित कर रहा है एक्स्ट्रा, यानी कि अतिरिक्त आवश्यक ऊर्जा को जब अभिकारक एब्सॉर्ब कर रहा है, अवशोषित कर रहा है molecules so that their energy becomes equal to threshold energy। थ्रेशोल्ड मतलब दहली ऊर्जा के, जब वो एब्सॉर्ब कर रहा है तो किसके बराबर हो जाता है बेटा? दहली ऊर्जा के बराबर हो जाता है। इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। उस ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? जो मिनिमम आवश्यक ऊर्जा को वो एब्सॉर्ब कर रहा है और दहली ऊर्जा के बराबर हो रहा है, तो इस ऊर्जा का नाम क्या होता है?
एक्टिवेशन एनर्जी, ये बिल्कुल बात सही है कि हाँ एक्टिवेशन एनर्जी होता है, लेकिन आप अगर देखो ये जो रिएक्शन है इसकी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी 0 है, तो क्या ये इसका रीजन है? इसका रीजन तो नहीं है ना। तो दोनों बात सही है, लेकिन जो आर है वो ए का रीजन नहीं है। बात दोनों सही, स्टेटमेंट दोनों ठीक है, ये भी ठीक है। जो मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है जब रिएक्टेंट एब्जॉर्ब करता है तो वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाता है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये बात बिल्कुल सही है, रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो सकती है, बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो आर है वो ए का रीजन नहीं है। तो आप आंसर देख सकते हो, द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट, हाँ चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। हमें सही आंसर सिलेक्ट करना है, तो चेक कर सकते हो बोथ ए एंड आर ट्रू, बिल्कुल ए भी ट्रू है और आर भी ट्रू है। आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल सही बात है, जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए की नहीं है, राइट। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ये तो रॉन्ग है भाई, आर भी तो सही है, ए इज फॉल्स नहीं, ए बिल्कुल सही बात है। अच्छा, बोथ ए एंड आर ट्रू, हाँ ए और आर ट्रू है। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, नहीं भाई आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर बात समझ में आ गई होगी आपको। तो ये चीजें आपको अगर पता हो तो तभी तो आप आंसर लगा सकते हो बेटा, तुक्का थोड़े भी देगा यहाँ पर। तो इसलिए ध्यान से और अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट सीखने चाहिए। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बेटा, फॉर ए रिएक्शन ए और बी, ए से बी कोई रिएक्शन है, ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज -4.2, यानी कि एंथैल्पी हमारा डेल्टा एच होता है वो कितनी है, -4.2 किलो जूल प्रति मोल। अच्छा, एंड एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन इज, जो एक्टिवेशन एनर्जी है एंथैल्पी की वो है 9.6 किलो जूल प्रति मोल। द करेक्ट पोटेंशियल एनर्जी प्रोफाइल, हमें करेक्ट पोटेंशियल एनर्जी प्रोफाइल बताना है, रिएक्शन इज शोन इन ऑप्शन। इसके लिए, इस अभिक्रिया के लिए सही रिप्रेजेंटेशन बताना है पोटेंशियल एनर्जी का, सही रिप्रेजेंटेशन। और वो कहां से बताया जाएगा, अगर बेटा किसी की एंथैल्पी नेगेटिव है तो उस अभिक्रिया को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ध्यान से सुनना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर किसी अभिक्रिया की एंथैल्पी नेगेटिव। एक्सोथर्मिक रिएक्शन उन रिएक्शन को बोलते हैं जिसमें हीट रिलीज होती है। हीट क्या होती है बेटा, रिलीज होती है, रिलीज होती है, हीट निकलती है, हीट निकलती है, उन्हें बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें तो ऊष्मा निकलती हो। अब ध्यान से सुनना बेटा, पहला ग्राफ ध्यान से देखना, पहला ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी, मैं इसको इधर बना लेता हूं, इनको रफ कर देता हूं। पहला ग्राफ देखना बेटा, बस ये याद रखना, ध्यान से देखो बेटा, पोटेंशियल एनर्जी और हमारा रिएक्शन प्रोग्रेस के बीच है, तो रिएक्शन प्रोग्रेस में लिख सकता हूं। ध्यान से सुनो, अब उन्होंने कहा कि यहां पर कम से कम ए के पास इतनी मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, ये हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है, यहां से ग्राफ चला इस तरीके से और इस तरीके से उन्होंने दे दिया, ये ए है और ये बी है। अब ध्यान से सुनना बेटा, इतनी इसके पास एनर्जी थी, रिएक्शन होने के लिए चाहिए थी इतनी, तो हमने इतनी एनर्जी दी जिसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इसने इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी और निकाली कितनी, ध्यान से देखो बेटा, निकाली कितनी, इतनी सी। एब्जॉर्ब इतनी करी, दी इतनी, इसका मतलब इसने कुछ ऊष्मा क्या कर ली, अवशोषित कर ली। भाई आपने दी तो इतनी एनर्जी और इसने रिलीज निकाली कितनी, केवल इतनी। तुम समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से देखो, इतनी एनर्जी बेटा उसने, हमने दी से इतनी एनर्जी जिसे हम सक्रिय ऊर्जा बोलते हैं, और इसने बाहर कितनी निकाली, इतनी सी निकाली, केवल इतनी सी। इसका मतलब इसने कुछ ऊष्मा क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली, अवशोषित कर ली। और हम क्या करें, हम क्या करें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें ऊष्मा निकलती है, जिसमें ऊष्मा निकलती है। तो यहां तो ऊष्मा निकलनी चाहिए थी बेटा, यहां तो ऊष्मा निकलनी चाहिए थी, इस कॉन्सेप्ट में तो ऊष्मा निकलनी चाहिए थी, तो एब्जॉर्ब कर रहा है। इसका मतलब ये वाला आंसर तो हमारा हो नहीं सकता, ये वाला आंसर तो भाई हो नहीं सकता, ये तो खत्म। दूसरा आंसर देखो, दूसरे में वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखना बेटा, दूसरे में देखो, ये पोटेंशियल एनर्जी है,
और यहां पर हमारे पास रिएक्शन प्रोग्रेस। यहां इसके पास ए के पास इतनी एक्टिवेशन एनर्जी थी, यहां हमें इतनी चाहिए थी, इतनी हमने दी और वापस इतनी नीचे आ गया बेटा ये। यहां ए है और यहां बी है, थोड़ा नीचे आ रहा है, आप देख लो ए से नीचे है। अब दी तो मैंने इतनी एनर्जी और वापस इसने इतनी करी, तो वापस ज्यादा करिए ना, ध्यान से देखो। दी तो मैंने इतनी, निकाली इसने इतनी, तो यानी कि कुछ ऊष्मा इसने क्या कर दी होगी, उत्सर्जित कर दी होगी, कुछ ऊष्मा निकालती होगी, एक्स्ट्रा दे दी। मतलब उत्सर्जित होने का मतलब है बेटा, उत्सर्जित होने का मतलब है कि ऊष्मा का निकलना, उत्सर्जित, राइट। तो अब दी तो मैंने इतनी सी, निकाली इसने इतनी, इसका मतलब यहां से ऊष्मा क्या हो रही है, उत्सर्जित हो रही है, ऊष्मा निकल रही है। और मैं भी तो कह रहा हूं एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी होती है जिसका डेल्टा एच नेगेटिव होता है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, मतलब उसमें तो ऊष्मा निकलती है। इसका मतलब ये प्रोफाइल हमारा, ये प्रोफाइल हमारा राइट है, ये प्रोफाइल राइट है। आगे चलते हैं, तीनों देखेंगे, डोंट वरी, टेंशन ना लो। तीसरा देखो बेटा, पोटेंशियल एनर्जी रिएक्शन प्रोग्रेस। इसमें ए हमारा इतना है, इतनी हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है, यहां से चले हम और वापस यहीं आ गए। तो जितनी ए के पास है उतनी भी, जितनी ली उतनी दी, जितनी ली उतनी ही दी बेटा, ना इसने अवशोषित करी ना इसने निकाली, जितनी ली उतनी दी। हम कह रहे हैं कि डेल्टा एच अगर नेगेटिव है तो उसमें निकालना होगा, तो इसने निकाली तो है नहीं भाई, तो ये भी हमारा आंसर सही नहीं होगा, ये भी सही नहीं होगा। तीसरा फिर से वही वाली बात आ गई, भाई दी तो हमने इतनी और निकाली इसने इतनी सी, बस निकाली बस इतनी सी इसने। इसका मतलब हमारा आंसर कितना हो गया बेटा, सेकंड इसका आंसर हो गया, ये हमारा सेकंड आंसर होगा रिएक्शन। समझ में आ गया? तो आप नॉर्मली समझ सकते हो अगर डेल्टा एच बेटा नेगेटिव है तो फिर रिएक्शन कैसी होगी, रिएक्शन होगी हमारे पास एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक का जो ग्राफ होता है उसमें जो हमारे पास रिएक्टेंट की जो हीट होती है वो क्या होती है, रिलीज होती है, तो ग्राफ नीचे आता है, रिएक्टेंट से नीचे आता है, नीचे आएगा। देखो इसमें ना इसमें नीचे है, ना इसमें नीचे और ना ही इसमें नीचे, केवल इसी में नीचे, यही आंसर होगा, राइट। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर बेटा 7, नीट 2021 का क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7, द स्लोप ऑफ आर्हेनियस प्लॉट, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग प्लॉट स्लोप बनाया गया ln के और वर्सेस 1/t के बीच, ln के और 1/t के बीच ग्राफ बनाया गया ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, इज इसका स्लोप दे दिया माइनस के 5 गुना सॉरी माइनस के 5 गुना 10 की पावर 3 कैलोरी, इतना दे दिया भाई। अच्छा, स्लोप दे दिया, स्लोप तो कह रहा था वैल्यू ऑफ ई ऑफ द रिएक्शन इज, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ योर आंसर। मुझे सेकेंड ऊर्जा बतानी है, आर का मान ये दे रखा है। सिंपल और साधारण सी बात है, सिंपल और साधारण सी बात है। उसने स्लोप दे दिया बेटा, ध्यान से सुनो, आरएनएस अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, तो ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। मैंने बताया था इस तरह का हमारा, अगर ये बेटा ln है और ये अगर मेरे पास बेटा क्या है 1/t है, तो मैंने आपको बताया ढाल आता है माइनस के E/R, अगर ये ln है, और अगर ये लो होता तो माइनस के EA/2.303 R। ये बात आपको ध्यान दिमाग में रखनी। तो चलिए, हमारे पास जो ढाल दे रखा है, ढाल होता है आरएनएस के अकॉर्डिंग माइनस के E/R, और वो कितना दिया है, माइनस के 5 गुना 10 की पावर 3, माइनस से माइनस खत्म, तो ये बराबर होगा 5 गुना 10 की पावर 3 गुना आर का मान दे रखा है बेटा उन्होंने 8.31। अब आप यहाँ पर डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई करो तो 8 पंजे 40, तो लगभग ये आता है बेटा 41.5, लगभग 41.5, और 10 की पावर 3 को मैं किलो जूल बोल दूंगा, तो किलो जूल प्रति मोल। तो आंसर कितना आएगा हमारा 41.5 किलो जूल प्रति मोल। ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, 41.5 किलो जूल प्रति मोल आंसर होगा। क्लियर बात, निकाल सकते हो। तो आपको सारे कॉन्सेप्ट सिखा तो दिए बेटा, आसान है। अब तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, फॉर ए रिएक्शन, नीट 2019 का है। क्या कह रहा है, फॉर ए रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी ई है 0, एक्टिवेशन एनर्जी 0 है, तो क्या कह रहा है, द rate constant at 200 Kelvin is 1.6 into 10 to power 6 second inverse. The rate constant at 400 will be, मुझे बताना है 400 केल्विन पर रेट कांस्टेंट कितना होगा। अगर 200 केल्विन पर रेट कांस्टेंट इतना है, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है 0 है, तो मैंने आपसे कहा था अगर एक्टिवेशन एनर्जी 0 है
तो ताप बढ़ाने से वेग स्थिरांक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो वेग स्थिरांक 200 केल्विन पर होगा वही वेग स्थिरांक 400 केल्विन पर होगा। तो इसका आंसर कितना आने वाला है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁶ सेकंड इनवर्स। वैसे मैं फॉर्मूले बेस पे भी निकाल सकता हूं, log बेस 10 K2 कितना है 400 केल्विन, K1 कितना है बेटा 200 केल्विन बराबर, सॉरी ये तो ताप है, आई एम सॉरी K2 हमें निकालना है और K1 1.6 इंटू 10⁻⁶। K1 इतना ही तो है बेटा, इसे K1 कहूंगा, K2 मुझे निकालना है 400 केल्विन पे निकालना है। ये हमारे पास E अपॉन 2.303 और T2 माइनस T1 अपॉन T2 माइनस T1, चेक करो, सॉरी T2 इंटू T1, T2 इंटू T1 ध्यान से देखो। अब सक्रिय ऊर्जा कितनी है, शून्य है, तो ये अगर जीरो है तो ये सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी। आप चेक कर सकते हो K2 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁶, अगर ये जीरो है तो सारी वैल्यू क्या होगी जीरो, और जब ये जाएगा इधर तो बेस की पावर जीरो जाएगी, तो K2 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁶ बराबर होगा 10 की पावर जीरो। जब मैं लोग इधर लेके जाऊंगा तो जो बेस होगा उसकी पावर में जीरो चली जाएगी, 10 की पावर जीरो मतलब 1, और 1 में जब इसकी गुना होगी तो K2 हमारा कितना आएगा बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁶ सेकंड इनवर्स। देखो तो ताप बदलने से अगर सक्रिय ऊर्जा जीरो है तो ताप बदलने से वेग स्थिरांक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो वेग स्थिरांक 200 केल्विन पर था बेटा वही वेग स्थिरांक 400 केल्विन पर होगा। कोई इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला। क्लियर बात, आंसर समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 नीट 2016 का क्वेश्चन है और क्या कहता है बेटा, द एडिशन ऑफ ए कैटलिस्ट, अगर मैं कैटलिस्ट को मिलाऊं ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन के दौरान अल्टर्स चेंज होता है, बदलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज, निम्न में से कौन सी क्वांटिटीज बदलेगी जब मैं किसी अभिक्रिया के दौरान उत्प्रेरक को मिलाऊंगा। तो मैंने कहा था उत्प्रेरक की उपस्थिति में कौन कौन सी चीजें बदलती है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रिय ऊर्जा का मान बदलेगा, थ्रेशोल्ड ऊर्जा बदलेगी, हाँ ये बताया था। तो एक्टिवेशन एनर्जी बिल्कुल चेंज होगी भाई, सक्रिय ऊर्जा चेंज होती है, एंट्रोपी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इंटरनल एनर्जी पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एंथैल्पी पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उत्प्रेरक मिलाने से एंथैल्पी भी चेंज नहीं होगी, एंट्रोपी भी चेंज नहीं होगी, इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होता है, हाँ बेटा सक्रिय ऊर्जा चेंज होती है। तो आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट और सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। पढ़ते रहिए बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट।